है जिंदगी बचाने वाली अद्वियात फिर महंगी। मुल्तान में इंजेक्शन ऑक्सीडिल की कीमत में 15 रुपए इजाफा, कीमत 330 रुपए मुकर्रर। आई ड्रॉप अल्फागॉन 46 रुपए। शुगर के लिए इंजेक्शन मिक्सट्रेड 64 रुपए महंगा हो गया। ब्लड प्रेशर की दवाई वास्ट्रल MR, एंटीवायरल सिरप नोविटेट और बच्चों का दूध भी महंगा हो गया है। स्ट्राइकी अवाम की हुक्मरान वक्त से रिलीफ की अपील की गई है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। आवाम से जिंदा रहने का हक भी छीना जाने लगा है। जिंदगी बचाने वाली अद्वियात फिर महंगी हो गई। मुल्तान में इंजेक्शन ऑक्सीडिल की कीमत में 15 रुपए इजाफा, कीमत 330 रुपए मुकर्रर। आई ड्रॉप अल्फागॉन 46 रुपए। शुगर के लिए इंजेक्शन मिक्सट्रेड 64 रुपए महंगा। ब्लड प्रेशर की दवाई वास्ट्रल MR, एंटीवायरल सिरप नोविटेट और बच्चों का दूध भी महंगा हो गया। सराकी अवाम की हुक्मरान वक्त से रिलीफ की अपील की गई है। एक बार फिर आपको बताते चलें कि आवाम से जिंदा रहने का हक भी छीना जाने लगा। जिंदगी बचाने वाली अद्वियात फिर से महंगी। मुल्तान में इंजेक्शन ऑक्सीडेल की कीमत में 15 रुपए का इजाफा, कीमत 330 रुपए मुकर्रर। आई ड्रॉप जो है 46 रुपए महंगा हो गया और आवाम खासी परेशान है। आपको बता रहे हैं कि अद्वियात महंगी हो गई हैं। इसी पर बात करेंगे। मुल्तान से हमारे साथ मौजूद हैं माजिद किलासरा। माजिद, बताइएगा कौन सी दवाई की कीमत में कितना इजाफा हुआ? जी बिल्कुल, गरीब आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। जिंदगी बचाने वाली जो अद्वियात हैं उनकी कीमतों में एक दफ़ा फिर से इजाफा जो वो देखने में आ रहा है। कीमतों में इजाफे पर शहरी भी काफ़ी परेशान है। अगर हम मेडिसिन की बात करें तो हम बात करें अगर एंटीवायरल इंजेक्शन ऑक्सीडिल की कीमत की तो उसकी कीमत में जो वो 15 रुपए तक का इजाफा हुआ। ऑक्सीडिल कीमत जो पहले कीमत थी 315 से तजावज़ करके जो वो 330 तक पहुंच चुकी है। इसके साथ अगर हम आई ड्रॉप की बात करें, अल्फागॉन की कीमत में 46 रुपए तक का इजाफा हुआ है। आई ड्रॉप अल्फागॉन की कीमत पहले जो है वो 519 रुपए थी, अब जो है वो 565 तक पहुंच चुके हैं। शुगर के मरीजों की अगर बात करें तो शुगर के मरीजों के लिए जो इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन है मैक्सोडिल की कीमत में 64 रुपए का तक का जो है वो इजाफा हुआ है। पुरानी कीमत जो उसकी जो 696 रुपए से तजावज करके 760 तक पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर की अगर बात करें तो ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन है वेस्ट्रल MR की कीमत में 36 रुपए तक का इजाफा हुआ है। और इसके साथ साथ नोविडेट की कीमत की बात करें तो नोविडेट की कीमत में जो वो 12 रुपए जो है वो रुपए तक का इजाफा हुआ है। और इसके साथ नोविडेट की पहले कीमत जो 115 से तजावज करके 167 तक पहुंच गए। दूसरी जनाब अगर हम बात करें बच्चों के दूध की तो बच्चों के दूध की कीमतों जो दूध है उसकी कीमतों में भी काफी हद तक जो है वो इजाफा हुआ है। लेक्टोजन 2 की कीमत में जो है वो 30 रुपए तक का इजाफा हुआ है। और इसके साथ साथ लेक्टोजन 2 की कीमत 300 से बढ़कर 330 हो गई है। बच्चों का जो दूध है मॉर्निंग का BF1 की कीमत में भी 70 रुपए तक का इजाफा हुआ है। पुरानी कीमत जो है 1090 से बढ़कर जो है वो 1160 तक पहुंच चुकी है। शहरी भी इस हवाले से जो काफी परेशान है। अख्तर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो डिवीजनल प्रेसिडेंट है। सर क्या कहेंगे, इतना इजाफा हो चुका है, 15 मेडिसिन ऐसी हैं जिनकी कीमतों में होशुबा इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे? मेडिसिन के हवाले से तो मेरा हाल है कोई तकरीबन 2 साल से तसलसल के साथ इजाफा हो रहा है, जो कि तकरीबन 400 से 500% तक इजाफा हो चुका है। और कोई ना कोई पूछने वाला है, ना कोई देखने वाला है, ना कोई चेक एंड बैलेंस है। गरीब रोता है, मरता है, जीता है, कोई किसी को एहसास तक नहीं है। मैं तो हैरान हूँ, ये रियासत मदीना का नाम लेने वाले वो हुक्मरान कहाँ हैं जिनको गरीब आवाम की आंखों में आंसू भी नजर नहीं आते, उनका रोना धोना भी नजर नहीं आता, उनकी मौत भी नजर नहीं आती। इस मुल्क में तो मैं समझता हूँ कि अगर कुछ सबसे सस्ती चीज है तो वो इंसान की मौत है, जिसके ऊपर सिर्फ 2 अल्फाज उसके ऊपर भी सिर्फ ताज़ियत के कह दिए जाते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ आज जो मिल्क की आपने बात की है, मिल्कों की प्राइस की बात की है आपने, मिल्क जो है ये होते हैं इम्पोर्ट होके आते हैं। इनका जो तल्लक है बराह रास्त है वो है उसके साथ डॉलर के साथ। जो बात पॉइंट आउट करने वाली है वो ये है कि जैसे ही डॉलर की प्राइस इंक्रीज होती है इनको इजाज़त है कि ये प्राइस इंक्रीज कर दें कंपनियां। लेकिन जो गिले वाली बात है, जो अफसोस वाली बात है वो ये है कि डॉलर ऊपर जाता है तो ये प्राइस इंक्रीज तो कर देते हैं, डॉलर नीचे आता है तो ये प्राइस कम नहीं करते। इनको कौन पूछेगा? जी बिल्कुल, काफ़ी परेशान है शहरी भी। और इसके साथ साथ जो ताजर कम्युनिटी है वो भी कहना है कि आई रोड इनमें के जो मेडिसिन के रेट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हुकूमत से मुतालबा करें कि इनके रेट्स कम किए जाएं ताकि जो गरीब आवाम है वो ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके। माजिद, आपका शुक्रिया। जान बचाने वाली अद्वियात महंगी होने से मुल्तान के बासी शदीद परेशान हैं। शहरी कहते हैं हुकूमत ने जिंदा रहना मुश्किल बना दिया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे इब्राहिम खान से। इब्राहिम, बताइएगा क्या कहना है मुल्तान के बासियों का? बिल्कुल, अद्वियात की कीमतों के हवाले से अगर हम बात करें तो एक बार फिर से जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं इनकी कीमतों में इजाफा हो गया है। ब्लड प्रेशर
شوگر کی مریض جو ہیں ان کی ادویات، اس کے ساتھ ساتھ جو بچوں کے دودھ کے ڈبے ہوتے ہیں ان میں بھی جو ہے لیکٹوجن ہو گیا، ان میں بھی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ ہو۔ مزید ہم شہری سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہیں گے کہ قیمتوں میں جو اضافہ ہو گیا ہے وہ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ دن بہ دن جو ہے وہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ بھائی جان آپ بتاؤ کیا کہو گے، دوائیوں کی قیمتوں میں ایک بار پھر سے اضافہ ہو گیا ہے تو غریب عوام کیسے ہینڈل کر سکتی ہے، حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ حکومت کو چاہیے کہ اس میں کمی لائے، ٹھیک ہے۔ غریب بندہ بہت پریشان ہے، ٹھیک ہے۔ ہسپتالوں میں ایک رش اتنا ہے، نہ کوئی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں اچھے سے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک ان کو ہدایت دے، یہی کہہ سکتے ہیں۔ جی بالکل یہی کہنا ہے کہ حکومت سے گزارش کی جا رہی ہے کہ ادویات کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی کی جائے، کیونکہ غریب آدمی جو ہے وہ اس قدر جو مہنگائی جو ہوتی جا رہی ہے اس کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ مزید یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ادویات کی قیمتوں ٹھیک ہے، میں بہت شکریہ ابراہیم خان، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے۔ ملتان شہر میں شدید ہوس اور گرمی کا راج ہے۔ درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ ہو گیا ہے۔ گرمی میں اضافے سے میپکو ریجن میں بجلی کا شارٹ فال بڑھ گیا ہے۔ میپکو کی جانب سے ریجن بھر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ میپکو ریجن میں بجلی کی طلب 3400 میگا واٹ ہے۔ میپکو ریجن میں بجلی کی رسد 3150 میگا واٹ ہے۔ میپکو ریجن کو 250 میگا واٹ شارٹ فال کا سامنا ہے، ایسا کہنا ہے میپکو حکام کا۔ آپ کو بتا رہے ہیں ملتان سمیت جنوبی پنجاب شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے۔ ملتان شہر میں شدید ہبس اور گرمی کا راج برقرار ہے۔ درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا ہے۔ گرمی شدید ہے، شہری خاصے پریشان ہیں اور گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ مظفر گڑھ کے شہریوں کا کہنا ہے کہ رات 3 گھنٹے بجلی بند رہی۔ اسی پر بات کریں گے عامر ڈوگر سے۔ جی عامر، بتائیے گا کیا وجہ ہے کہ بجلی کی آنکھ مچولی جاری ہے؟ جی بالکل، مظفر گڑھ شہر اور گرد و نواح میں گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جو وہ شروع ہو گیا اور مظفر گڑھ شہر کے گنجان آباد علاقوں میں گزشتہ رات بھی بجلی کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہا اور اس حوالے سے شہریوں کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ شہری ہمارے ساتھ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے موجود ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ رات کن کن علاقوں میں لوڈ شیڈنگ تھی اور اب لائٹ کی کیا صورتحال ہے؟ السلام علیکم سر، یہ لوڈ شیڈنگ کا جو مسئلہ چل رہا ہے نا، یہ بہت زیادہ مطلب اب ان دنوں میں شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح یہ گرمیوں کی شدت بڑھتی جا رہی ہے اس طرح یہ روٹین انہوں نے لوڈ شیڈنگ کی بھی کر رکھی ہے، تو لہٰذا یہ گزارش ہوتی ہے کہ اس طرح کی جو 45 اپنا سینٹی گریڈ میں اس میں چلی گئی ہے، ٹھیک ہے، گرمی کی شدت بڑھ چکی ہے بے حد، اور اس طرح جس طرح گرمی بڑھتی جا رہی ہے اس طرح یہ لائٹ لیتے جا رہے ہیں دن بہ دن۔ لہٰذا یہ گزارش کرتے ہیں کہ یہ لائٹ کا سلسلہ تھوڑا سا ختم کریں، یہ جو لینے کا انہوں نے بنا رکھا ہے۔ باقی ہمارے مظفر گڑھ کے بہت سارے ایسی سٹی ہیں، بہت سارے چھوٹے چھوٹے سٹی ہیں جو اس میں تو جہاں لوڈ شیڈنگ کی زیادہ مسئلہ چل رہا ہے، جیسے بخاری والا ہو گیا، یہ اپنا کنمان چوک ہو گیا، ہسپتال والی سائڈ پہ ہو گیا، اس کے بعد بستی ریاض آباد آ جاتے ادھر بھی، تو یہ سلسلہ بہت دنوں سے نہ شروع کر چکے ہیں۔ شہری اس حوالے سے پریشان ہے، شہریوں کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ سوئی کے بجلی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ڈیرہ غازی خان کی بات کریں جہاں پر درجہ حرارت بڑھنے کے ساتھ لوڈ شیڈنگ کا جن بھی بے قابو ہو گیا ہے۔ بات کریں گے عامر اشفاق سے۔ جی عامر، بتائیے گا۔ بالکل، ڈیرہ غازی خان میں جیسے جیسے درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے، لوڈ شیڈنگ میں بھی ویسے ویسے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ شہر کی بات کی جائے تو شہر میں اس ٹائم بدترین لوڈ شیڈنگ جاری ہے، جس کے باعث شہریوں کو، لوگوں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ خصوصی طور کے اوپر جو کاروباری حضرات ہیں وہ بھی لوڈ شیڈنگ کے باعث خاصے پریشان دکھائی دیتے ہیں، جبکہ گھروں میں استعمال کے لیے لوڈ شیڈنگ کے باعث پانی بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس ٹائم بھی مارکیٹ میں لائٹ نہ ہونے کے باعث شہری جو ہے پریشان ہیں، دکاندار۔ بات بھی کریں گے ان سے، جانیں گے ان سے، بات کریں گے۔ بتائیے گا جی کیا مشکلات ہو رہی ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ سر بجلی دی بڑی لوڈ شیڈنگ ہے تھا ڈی جی خان گھنٹہ آندی ہے، گھنٹہ ویندی ہے، کدی 2 گھنٹے 3 گھنٹے۔ گرمی کا سارا کام ہے، گرمی کے بغیر سلسلے کو اتنا کام نہیں تھیندا جب تک بجلی نہ ہو سی، لائٹ نہ ہو سی سارا کام کوئی نہیں ہوندا، اور ہر بندے دا ایویں بجلی کے بغیر کوئی کام کہہ نہیں۔ مہربانی حکومت کے ساری گزارش ہے کہ بجلی پوری کیتی ونجے، کم از کم لوڈ شیڈنگ کم کیتی ونجے، اور روزگار غریب بندہ ہی بجلی دے اتے روزگار کرے نہ بیٹھے۔ باقی امیر لوگ تے چلو جنریٹر چلا سکدن، غریب تے نہیں چلا سکدا نا۔ تساں روہت چینل والے کو اساں گزارش کریں پے کہ یہ وقت ساری آواز اٹھاون
और बिजली की सारी वो पूरी करन। बिल्कुल बिजली की लोड शेडिंग के बाद परेशानी हो रही है जी, बता परेशानी हो रही है क्या कहना? परेशान। सही, आपका बहुत शुक्रिया। इसी तरह मियां वाली में एक जानिब गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है तो दूसरी जानिब DHQ अस्पताल का जनरेटर खराब हो गया है। इसी पर बात करेंगे अख्तर मिजाज से। अख्तर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मियां वाली में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने जहां पर शहरियों के होश उड़ा रखे हैं, वहीं पर मियां वाली DHQ हॉस्पिटल में मरीजों की जो सूरत हाल है और मरीजों के साथ आने वाले जो लवाहिकीन हैं उनकी भी बुरी सूरत हाल है। एक तो ये कि OPD एक जो मेन वेटिंग रूम है, यहाँ पे कोई ना तो पंखा मौजूद है और ना ही AC लगाए गए हैं। सुबह से यहाँ पे बिजली नहीं है और जनरेटर भी ख़राब हो गया है। यहाँ पे पसीने में शराबूर लोग मौजूद हैं, बेहाल हैं। इनसे इस हवाले से बात करते हैं। बताइएगा, कब से बिजली नहीं है और यहाँ पे पंखे भी नहीं है, क्या कहेंगे इस हवाले? जी, सुबह से हम आए हैं सर, और अभी तक तो बिजली नहीं आई। तकरीबन हमें 9 बजे से हम यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं इस हाल में भी कोई पंखा नहीं है और यहाँ पे 2 बेंच हैं और मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ख़ास तौर पे बच्चे जो हैं ख़वातीन के साथ, वो बहुत मुश्किल में। पहले तो काफ़ी देर बाहर खड़े रहे हैं हवा पे, लेकिन अभी तक जो है ना बिजली का कोई सदुभाव, और जनरेटर भी मेरे ख्याल में ख़राब हैं। एक चले हैं लेकिन वो ब्लिंक करके फिर बंद हो जाते हैं। जी, जनरेटर भी खराब हो चुका है, बिजली भी नहीं है और शहरी बात करते हैं क्या? ठीक है, बहुत शुक्रिया। अख्तर मजाज तफसीलात से आगाह कर रहे थे। 25 लाख से ज्यादा आबादी वाला शहर मुल्तान पब्लिक टॉयलेट से महरूम है और साबिका दौरे हुकूमत में बनाए गए 2 मकामात पर पब्लिक टॉयलेट्स गैर फाल हैं। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं अमजद मलिक से। अमजद, बताइएगा वजूहात क्या हैं? जी बिल्कुल, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और इंतजामिया की बड़ी नाअहली, बड़ी गफलत जो है वो सामने आई है। 50 लाख से जायद की जो आबादी है मुल्तान शहर, और इसके लिए 2 जगहों के ऊपर पब्लिक टॉयलेट्स बनाए गए थे। एक जो है यहाँ पे विहाड़ी चौक पे पब्लिक टॉयलेट्स बनाया गया था जनरल बस स्टैंड के पास, और एक जो पब्लिक टॉयलेट्स जो बनाए गए वो थे मुमताज़ाबाद गोल प्लाट के पास। दोनों जगहों पे इस वक्त जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं वो बंद हो चुके हैं। 2017 में लाखों रुपए की मालियत से जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं बनाए गए थे। इस वक्त अगर आपको मेरा कैमरा मैन दिखाए तो हर जगह पे ये इस वक्त ताले लगे हुए हैं। पीछे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी ताले लगे हुए हैं। ये वो पब्लिक टॉयलेट्स हैं जहाँ पे जो शहरी हैं, लोग हैं, दूर दराज से जो आते थे वो यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट्स को इस्तेमाल करते थे। अब जो है इंतजामिया की गफलत की वजह से तमाम जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं वो इस वक्त बंद पड़े हैं, खस्ता हाल हो चुके हैं। और दूसरी जानिब रात के वक्त यहाँ पे जो कि लोग जानवर बांध के चले जाते हैं। इंतजामिया जो है वो खामोश तामाशाई बनी हुई है। लोग जो है बहुत परेशान नजर आते हैं कि लाखों रुपए की लागत से ये बनाए गए और अब ये भी टॉयलेट जो है बंद पड़े। इतनी बड़ी आबादी है, लोग रोजाना की बुनियाद से यहाँ पे सफर भी करते हैं, उनको यहाँ पे जरूरत होती है। पब्लिक टॉयलेट जो है इस वक्त बिल्कुल बंद पड़े हैं। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, हम इनके जुबानी जानते हैं। भाई मुझे बताइएगा कि कब से ये बंद पड़े हैं, कितनी परेशानी है, क्या कहना चाहेंगे? 5-6 माह से बंद पड़े हैं। काफी परेशानी है, यहाँ लोग काफी आते हैं, परेशान होते हैं, तो वो काफी परेशान होते हैं। कहते हैं ये टॉयलेट बने हैं, बंद क्यों हैं? हम उन्हें कहते हैं ये बंद पड़े हैं काफी अरसे से। ये बंद पड़े हैं काफी अरसे से, और जो इंतजामिया है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की इंतजामिया है वो इस वक्त। अमजद मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। शहर में पब्लिक टॉयलेट्स की कमी पर मुल्तान के बासी फट पड़े। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। जरूरत तो है इस चीज की, अगर नहीं बनाया जा रहे तो ये गलत बात है। भले वो पेइंग कर दें, साफ सुथरे हों, एक बंदा हो जिसकी ड्यूटी हो वहाँ पे उसको पे करें। कस्टमर या लोग पे कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ज़रूरी है, हुकूमत का काम है सहूलत देना। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन क्या कर रही है, ये उनकी बेसिक नीड है आवाम की, तो इस हवाले से इनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉयलेट्स बनवाएं। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पब्लिक की सहूलत के लिए पब्लिक टॉयलेट का बंदोबस्त करे, जबकि मौजूदा सूरत में कोविड का जो है ना एक नहायत गंभीर मसला है। इसमें सैनिटाइज़र हो उसमें और तमाम सहूलियात से आरास्ता टॉयलेट हो जो कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। बाहर निकलते हैं, अड्डों पे उतरते हैं, कहीं जा नहीं सकते, मस्जिदें बंद हो जाती हैं, नमाज के टाइम खुली होती हैं और बाहर हाजत की जगह नहीं मिलती। बाज़ औक़ात तो हमें फिर वही जाना पड़ता। मुल्तान में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर का चार्ज इकबाल खान कहते हैं कि शहर में सर्वे करवाया गया है। मजीद उन्होंने क्या कहा कि टॉयलेट्स कब फाल होंगे, ये आपको भी बताते हैं।
پبلک ٹوائلٹ ٹوٹل ملتان شہر میں اس وقت جو ہیں جو آرگومنٹ انفارمیشنلی 6 ہیں وہ ہمارے جو ہیں ٹوٹل پبلک ٹوائلٹس ہیں. اس کے لیے ابھی آپ کے سامنے میں نے سب انجینئرس کو بھیجا ہے, اس کے سائٹس وغیرہ دیکھ رہے ہیں. اس میں جو بھی ریکوائرمنٹ ہوگا سینیٹیشن کے حوالے سے یا وائٹ واش کے حوالے سے یا کوئی اس کا پاٹ وغیرہ چینج کرنا ہے, وہ آج وہ سروے کر لیں گے, کل انشاءاللہ اس پہ کام شروع کر لیں گے. خبروں کا سلسلہ جاری ہے, لیکن یہاں ویلکم بیک. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. آپ کو بتائیں کہ ایسے ہوں گے حالات تو کیسے پڑے گا پنجاب. بہاولپور کے علاقہ ہے ہتیجے کی بستی بوڑا میں پرائمری سکول ہی نہیں ہے. بچے تعلیم حاصل کیسے کریں؟ اسی پر بات کرتے ہیں محمود ظہیر سے. محمود ظہیر, بتائیے گا. جی, پاکستان جب سے بنا وہاں سے اس وقت تک اس بستی میں جس میں میں موجود ہوں, بستی بوڑا میں, یہاں پر سکول نہیں ہے, سکول سرکاری نہیں ہے. اس حوالے سے ذرا بتائیے گا کیا معاملہ ہے. جی, جب سے پاکستان بنا سرکاری سکول نہیں, آپ کی بستی میں کتنے لوگ ہیں, کتنے بچے ہیں پڑھنے والے؟ 250 جگ ہے بوڑ بیادری دا. کوئی تھا سکول کا نہیں, نہ پرائمری ہے, کوئی سکول کا نہیں, کوئی جی سہولیات کا نہیں. روڈ ادھر ٹوٹا پھوٹا ہے. تقریباً کوئی جڑا نا پاکستان بڑے نا, اتنا سکول کا نہیں. سکول نہیں بنا جب سے پاکستان بنا ہے, تو پھر آپ لوگ اپنے بچوں کو کہیں اور پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں؟ جی ہاں, پرے دور ویسے پڑھان کی بھی. اچھا. ہاں, اتنا سکول کا نہیں, اتنا اگر کوئی لائٹ کا نہیں, اتنا اگر کوئی سہولیات ہی کا نہیں, اتنا پریشان ہے ایسا. کیا ڈر رہتا ہے جی بچیوں کی عزتیں اور ڈر رہے ہیں جو بھی کوئی رستے سجن دشمن پہ ونجے چاہتے پوچھے ایسے والا چاہیے اسے بچے کو. کئی کلومیٹر تک بچیاں جاتی ہیں جی پڑھنے کے لیے, اور ڈر لگا رہتا ہے کہ بچی پتہ نہیں محفوظ طریقے سے گھر واپس پہنچ سکے گی, نہیں پہنچ سکے گی. اس بستی میں ہم موجود ہیں. بچے, اگر آپ کو میرا کیمرامین سکلین شاہ اس وقت دکھا سکے تو یہ وہ کام کر رہے ہیں بچے جو کہ سکول جانے کا ان کا پیریڈ تھا, ان کی عمر تھی, لیکن سکول جانے کی بجائے وہ لوگ یہ بچے ان میں کھیتوں میں کام کرتے ہیں. اور یہاں پر بجلی نہیں تھی, لیکن سکول بھی بہاولپور کے علاقہ, احمد پور کا علاقہ ہے, ہتی میں بچوں کو سکول پڑھنے کے لیے دور دراز علاقوں میں جانا پڑتا ہے. محمود, آپ کا شکریہ. ایک اور اپڈیٹ آپ سے شیئر کریں. کورونا ویکسین کروائیں اور فضائی سفر پر رعایت پائیں. پی آئی اے نے ویکسین کرانے والے مسافروں کے لیے 10% رعایت کا اعلان کر دیا گیا. رعایت صرف 50 سال سے زائد عمر کے مسافروں کو دی جائے گی. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. عثمان جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی عثمان جاوید, بتائیے گا کیا رعایت دی گئی ہے؟ بالکل, یہ پی آئی اے نے کورونا ویکسین کے حوالے سے اہم فیصلہ کرتے ہوئے پی آئی اے نے اندرون ملک سفر کرنے والے 50 سال یا اس سے زائد عمر کے مسافروں کو کرائے میں 10% رعایت کا اعلان کیا ہے. اور رعایت کورونا ویکسین کے سرٹیفکیٹ دکھانے پر ہوگی. اور پی آئی اے انتظامیہ کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ رعایت آج سے شروع ہو گئی ہے, اور آج جتنے بھی مسافر اندرون ملک سفر کریں گے وہ جب کورونا ویکسین سرٹیفکیٹ دکھائیں گے تو ان کو ٹکٹ میں 10% رعایت ہوگی. اور سی ای او پی آئی اے ارشد ملک کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے کورونا ویکسین کے فروغ کے لیے پی آئی اے نے یہ اقدام شروع کیا ہے. جی, ویکسین کے لیے ایسے نہیں لگی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عثمان, تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. سرگودا پولیس لائن میں ہونے والے کورونا ویکسینیشن سینٹر کی افتتاحی تقریب بدمزگی کا شکار ہو گئی. ایس ایس پی سرگودا چویریا 2 گھنٹے تاخیر سے پہنچی, جس کی وجہ سے پولیس جوان اور میڈیا نمائندگان شدید گرمی میں کھلے آسمان تلے انتظار کرتے رہے. اسی پر بات کریں گے محسن الملک سے. محسن, بتائیے گا اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ کورونا ویکسینیشن کے حوالے سے اہم اقدام پولیس سرگودا کی جانب سے کیا گیا ہے, جس میں پولیس جوانوں کی سہولت کے لیے اس وقت پولیس لائن کے اندر ویکسینیشن کا عمل جاری ہے. ہمارے ساتھ ایس پی سرگودا پولیس جویریہ صاحبہ ہیں. جو صاحبہ, بتائیے گا پہلے تو اتنا کہ 10 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا, آپ کی نیگلیجنسی تھی یا جنہوں نے بتایا ہے ان کی وجہ سے یہ 2 گھنٹے بعد ایونٹ ہوا ہے؟ This was the question. Okay, سب سے پہلے تو میں پولیس ٹریننگ سکول سرگودا کی جانب سے, تمام انتظامیہ کی جانب سے, پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کا خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ جنہوں نے موبائل ہیلتھ کیئر یونٹ کے ذریعے پولیس ٹریننگ سکول سرگودا کے ڈور سٹیپ کے اوپر تقریباً 1000 کے قریب افراد کی ویکسینیشن کا آغاز کیا ہے, جو کہ فرنٹ لائن ورکرز کے لیے ایک انتہائی اہم کنٹریبیوشن ہے. تھینک یو سو مچ. لیکن یہ جو تاخیر ہوئی ہے اس کا تو بتا دیں کس کی نیگلیجنسی ہے؟ ہم لوگ 2 گھنٹے سے گرمی میں, شدید گرمی میں ٹھہرے ہیں ادھر.
10 बजे का टाइम था मैडम। यू कैन ब्रीफ प्लीज। इसमें ये बताएंगे? हाँ यस। हाँ जी बताएंगे। इसमें सूरत ये है कि हम पहुंच गए थे 8 साढ़े 8 बजे यहाँ पे पहुंच गए थे। 10 बजे का टाइम दिया गया। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, वैक्सीन लेके आना था, दैट वाज द इशू। वहाँ पे डिले हुआ है, काफ़ी ज़्यादा डिले हुआ है, जिसकी वजह से वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। वजह उसकी ये थी कोई टेक्निकल इशू है। 44 का टेम्परेचर है, गर्मी में जवान भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, आप लोगों की वजह से। वही अर्ज कर रहा हूँ कि वो टेक्निकल इशू है कि वहाँ से यहाँ तक हमने कोल्ड चेन मेंटेन करना थी, वरना वैक्सीन खराब होनी थी। तो वहाँ पे इशू आ रहा था, जिसकी वजह से डिले हुआ है ये। मैडम आप भी इसके ऊपर जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने जैसे कहा है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेडिकल की से रिलेटेड इश्यूज ये बेटर बता सकती हैं, मैं तो बिल्कुल नॉन भी तो जवान बैठे हैं ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो वेल ट्रेंड है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दे आर डूइंग ट्रेनिंग इन दिस मंथ। आपको पता है इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है सिंस मॉर्निंग 5 o'clock और ये शाम तक ट्रेनिंग करते हैं। फॉर्म आपका डिपार्ट है, कम से कम टाइम का तो पाबंद। लेट मी कंप्लीट। ये हमारे जो जवान है ना, इनको हम ट्रेन करते हैं हर किस्म के हालात के लिए। हमने खुद भी ट्रेनिंग की है। इनकी ट्रेनिंग मैं आपको बता रही हूँ 5 o'clock से स्टार्ट होती है टिल इवनिंग दे आर डूइंग ट्रेनिंग। ठीक है, तो इनको अल्हम्दुलिल्लाह इस किस्म का कोई इशू। हमारी ट्रेनिंग नहीं है, हमें आपको बताया ना रीजन ये थी, रीजन ये थी। नेक्स्ट भी ऐसे बैठे रहेंगे हम लोग। अब आपको बताएं कि भक्कर में एमएम रोड पर ऑयल टैंकर उलझ गया। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। रेस्क्यू और पुलिस ने एमएम रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। ऑयल टैंकर में मौजूद 40,000 लीटर पेट्रोल को दूसरे टैंकर में मुंतकिल करने का अमल जारी है। मजीद 3 घंटों तक ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी की बेटी आमिना हाशमी के बैंक अकाउंट से 52 लाख रुपए निकाले जाने का मामला। अदालत आलिया ने कमिश्नर एफबीआर से टैक्स कटौती में बेएतदाली का जवाब तलब करते हुए समाअत 15 जून तक मुलतवी कर दी है। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी की बेटी आमिना हाशमी के बैंक अकाउंट से 52 लाख रुपए निकाले जाने का मामला अदालत आलिया ने कमिश्नर एफबीआर से टैक्स कटौती में बेएतदाली का जवाब तलब करते हुए समाअत को 15 जून तक के लिए मुलतवी कर दिया। खानेवाल में ससुराली रिश्तेदारों के तशद्दुद का निशाना बनाए जाने वाली नन्ही दुल्हन 10 साला मरियम के घर वालों को रोही ने ढूंढ निकाला। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सरदार अली। जी सरदार अली खान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ इस वक्त हसन पनवारा रोड के इलाके में, जहाँ पर 10 साला बच्ची की जो है वो 3 रोज कबल, जिसका नाम मरियम है, उसकी शादी की गई थी खानेवाल में करीबी रिश्तेदारों में। लेकिन ससुराली रिश्तेदारों की जानिब से जो है वो मरियम को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसके बाद नई नवेली दुल्हन जो है वो खानेवाल से दोबारा मुल्तान आती है। लेकिन उस नन्ही बच्ची को जो है अपने घर का नहीं पता होता, ना ही वालदैन के बारे में कुछ बता पाती है। इस वक्त हमारे साथ उनकी वालदा मौजूद हैं मरियम की, हम उनसे बात करते हैं। अम्मा जी बताइएगा, आपको पता है कि आपकी बेटी के साथ उनके ससुराल वालों ने क्या ये मामला किया? माँ मैंने तो ये शादी की थी तो बात सुनना वो चार्ज मैंने तो थे चौपाट होती रह गई, वाल पता नहीं उनके थे। अच्छा, अभी तक आपको उनके ससुराल वाले रिश्तेदारों में से कोई नहीं आया जिन्होंने बताया हो कि मरियम कहाँ पर है? उन्होंने कुछ बताया नहीं? नहीं तई खान इनसे पूछे सी पुन्नू को फोन कीते सी पे ना तो छुवेर क्या नहीं। अच्छा, ये पुन्नू के बारे में आप बता रही हो, तो ये पुन्नू कौन है आखिर? और मेरे भजई ते रिश्तेदार हैं पे वही ते ना उन्हें सक्सित नहीं दसी पे। अच्छा, मतलब उनके ससुराल वालों साथ दसने पे शेर क्या नहीं था, जैसा को ये पता लगे आन पे सीधे घर से थी तो उन्होंने पे छुवेर क्या नहीं तो पैसा नहीं मिलते पे। अच्छा, अब ये बताएं कि मरियम को जो तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, तो अब आप क्या मुतालबा करेंगी वजीर आला पंजाब से या इंतजामिया से, आला अफसरान से, क्या कहेंगी इस हवाले से? पता नहीं क्या है। जी बिल्कुल, वालदा जो है वो परेशान है इस हवाले से, उनको भी कुछ इल्म नहीं कि उनकी बेटी के साथ जो है। सरदार अली, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। पीएचए मुल्तान का एक जानिब कम आमदनी का शिकवा तो दूसरी तरफ आमदनी के जराए बेकार होने लगे। शम्स पार्क के दाखिली रास्ते पर बिलबोर्ड की बाकियात का अंबार लग गया। इसी पर बात करेंगे अली रियाज से। जी अली रियाज, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, पाक एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से ये शिकवा तो पेश किया जाता है कि उनकी हर साल जो सेल्फ इनकम है वो कम होती जा रही है, लेकिन दूसरी जानिब जो जराए हैं जिनसे अच्छी खासी आमदनी हासिल की जा सकती है उनका जो ज़िया है वो हो रहा है। मैं तक मौजूद हूँ मुल्तान के सबसे बड़े पार्क शाह शम्स पार्क के दाखिली रास्ते पर, जहाँ यहाँ मेरा कैमरामैन आमिर शाह आपको दिखा सके कि यहाँ पर जो बिल बोर्ड्स की बकियात है उनका अंबार लगा हुआ है। कई साल गुजर जाने के बावजूद भी पाक एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से जो बिल बोर्ड्स की नीलामी है इसको नहीं किया गया। नीलामी न होने की वजह से PHA को जो बिल बोर्ड की मद में
लाखों रुपए का जो रेवेन्यू हासिल हो सकता था वो इदारे को हासिल नहीं हो रहा। जबकि अगर जिक्र किया जाए तो गुज़श्ता 3 सालों से भी ज़ायद का अर्सा गुजर चुका है जब ये शहर मुल्तान शहर के में जो लगाए गए बिल बोर्ड्स हैं, जो उनकी बाकियात जो स्क्रैप की शक्ल अख्तियार कर जाते हैं, उनको यहाँ पर इकट्ठा कर दिया जाता है। लेकिन अभी तक इसकी नीलामी के लिए कोई खातिर के इकदाम नहीं किए गए। जबकि अभी तक कोई इकदाम नहीं किए गए हैं। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे रहीम यार खान में डिप्टी कमिश्नर ने हिंदू बरादरी के कब्रिस्तान के मसला के हल के लिए चक 83 फी का दौरा किया है। इस दौरे के हवाले से अपडेट कर रहे हैं आसिम सदीक। जी, रहीम यार खान में हिंदू बरादरी का सबसे बड़ा मसला इनकी तदफीन के लिए कब्रिस्तान का है, जिसके लिए डिप्टी कमिश्नर ने चक 83 पी में दौरा किया, उनकी ज़मीन के हवाले से जायजा लिया, उनसे मुलाकात भी की। डिप्टी कमिश्नर साहब, सबसे बड़ा मसला इनका सबसे बड़ा जो मुतालबा है वो कब्रिस्तान का है, तो कैसे पूरा किया जा रहा है और कहाँ पर इसको बनाया जाएगा? जैसे कि आपके नॉलेज में है कि डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में पूरे पंजाब में सबसे ज़्यादा जो आबादी है हिंदू कम्युनिटी की वो रहीम यार खान में है। ये यहाँ पे जो इनका इशू है ये काफ़ी पुराना इशू है और ये एक कदीमी कब्रिस्तान है और यहाँ पर 100 साल से ये कब्रिस्तान जो है जहाँ पर हिंदू कम्युनिटी जो है वो अपने लोगों को यहाँ पर दफन करती है। तो लेकिन एज सच ये जगह जो है इनको अलॉट नहीं हुई और अब यहाँ पर जो है एनक्रोचमेंट्स भी हो रही हैं, आपके सामने है, सड़कें बन गई हैं बीच में से। तो ये इनका बड़ा देरीना मसला था। तो उसी सिलसिले में मैं और असिस्टेंट कमिश्नर साहब आज आए हैं यहाँ पे देखने कि बेसिकली इशू किया है। तो इंशाल्लाह हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं। सबसे पहला स्टेप तो ये होगा कि ये जो कदीमी कब्रिस्तान है ये ज़मीन जो है ये अलॉट की जाए और उसके बाद फिर इस पर प्रॉपर बाउंड्री वॉल बने ताकि ये रहीम यार खान में हिंदू कम्युनिटी के लिए एक स्पेशल जो है कब्रिस्तान जो है वो हम बनाएं। बिल्कुल डिप्टी ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिम सदीक हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। अब आपको बताएं, सीपीओ मुल्तान मुनीर मसूद मार्थ ने FM रेडियो के जरिए बराह रास्त अवामी राबते का सिलसिला शुरू कर दिया। लाइव कॉल मुहिम में बड़ी तादाद में शहरियों ने सीपीओ को अपनी शिकायत से आगाह किया। सीपीओ ने हर कानूनी तरीके से कार्रवाई की यकीन दहानी करा दी। इस हवाले से आपको बताएं, सीपीओ मुल्तान मुनीर मसूद मार्थ ने FM रेडियो के जरिए बराह रास्त अवामी राबते का सिलसिला शुरू कर दिया है। लाइव कॉल्स मुहिम में बड़ी तादाद में शहरियों ने सीपीओ को अपनी शिकायत से आगाह किया। सीपीओ ने हर कानूनी तरीके से शहरियों को मदद फराहम करने की यकीन दहानी करवाई है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, सीपीओ मुल्तान मुनीर मसूद मार्थ ने FM रेडियो के जरिए बराह रास्त अवामी राब्ते का सिलसिला शुरू कर दिया है। लाइव कॉल मुहिम में बड़ी तादाद में शहरियों ने सीपीओ को अपनी शिकायत से आगाह किया है। रहीम यार खान में फैमिली कोर्ट जज नदीम असगर नदीम ने एक घर को उजड़ने से बचा लिया। मियां बीवी के दरमियान सुलह करवा दी और इस वक्त इकरा बीबी ने जॉइंट फैमिली के झगड़े पर शोहर के खिलाफ फैमिली कोर्ट में नानो नफका का केस दायर किया था। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं आमिर भट्टी। बिल्कुल, रहीम यार खान के फैमिली कोर्ट नदीम असगर नदीम की अदालत में जो है एक केस खातून की तरफ से अपने शौहर के खिलाफ जो है दायर किया गया था, जिसमें खातून इकरा बीबी ने जो है अपने शौहर माजिद के खिलाफ जो है नानो नफका का केस जो है दायर किया था झगड़े के बाद, जिसके बाद जो है आज फैमिली कोर्ट जज नदीम असगर नदीम साहब ने जो है मियाँ बीवी के दरमियान जो झगड़ा था उसको ख़त्म करा के जो है सुलह में तब्दील करा दिया है। इस वक्त माजिद साहब उनकी जो बीवी जो है वो मौजूद है, उनसे जानते हैं। सबसे पहले तो मुबारकबाद, जो आपका झगड़ा था वो खत्म हो गया। झगड़ा किस वजह से हुआ था और जो सुलह हुई है वो किस शर्त पे हुई है और आप लोग क्या इस फैसले से राजी हैं? ज्वाइंट फैमिली की वजह से झगड़ा था, हमने सेपरेट कर लिया। इस अदालत ने हमारी सुलह करा दी है। अदालत के हम शुक्रगुजार हैं, वकील के शुक्रगुजार हैं। आगे से हम लाहौर में जाके अलग रहेंगे। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे इस फैसले के हवाले से? इस फैसले के हक में जो है आप कितनी खुश हैं, कितनी रज़ा? जी, मैं बहुत खुश हूँ। मैं अदालत ने सुलह कराई, वकील और जज साहबान सबके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी सुलह करा दी। बिल्कुल, दोनों मियाँ बीवी के दरमियान एक झगड़ा था, उस झगड़े को खत्म करने के हवाले से जो है फैमिली कोर्ट ने जो है सुलह करा दी गई है। आमिर, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि डिग्रियां भी किसी काम ना आ सकी। मुल्तान की तहमीना के पास डिग्रियों का ढेर मौजूद है, लेकिन फिर भी उसको मुलाजमत नहीं मिल सकी। इसी हवाले से बात करेंगे सुहिरा तारिक से। जी सुहिरा, बताइएगा। डिग्रियां भी किसी काम नहीं आ सकी हैं। मुल्तान की 32 साला तहमीना के पास डिग्रियों का अंबार मौजूद है, मगर फिर भी गुज़िश्ता 10 साल से वो मुलाजमत के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। MA इस्लामियात, मास्टर्स इन स्पोर्ट्स साइंसेज और B.Ed के साथ साथ
स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के बहुत से टेस्टों में भी ये पास हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक इनको नौकरी नहीं मिल सकी और घर के हालात ये हैं कि रहने के लिए अपना मकान मौजूद नहीं है और इनका शोहर जो कि कहीं पर मेहनत मजदूरी करता है, उसकी तनख्वाह इतनी नहीं है कि तहमीना और उसकी बच्ची का खर्चा पूरा कर सके। तहमीना से बात करेंगे, क्या हुआ है? जी, मैं तकरीबन 10 साल से जॉब के लिए इंटरव्यू दे रही हूँ, टेस्ट दे रही हूँ, लेकिन मेरी जॉब नहीं हो रही। मैंने डिग्रियाँ भी फर्स्ट डिवीजन से पास की। मैं इतनी मेहनत की तालीम के दौरान, मास्टर किया मैंने, एमए इस्लामियात किया, फर्स्ट डिवीजन से बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी की रेगुलर स्टूडेंट हूँ, और मैंने एमएससी भी स्पोर्ट्स साइंसेज हेल्थ फिजिकल एजुकेशन में भी फर्स्ट डिवीजन से पास की। बीएड मैंने एजुकेशन यूनिवर्सिटी लाहौर के मुल्तान कैंपस से पास की है। उसके बाद मैंने तालीम के दौरान इतनी मुश्किलात देखी हैं। उसके बाद मेरे एम्स थे, ख्वाब थे, मैंने हर जगह अप्लाई किया था। मैं 500, 600 हर टेस्ट की जो है ना फीस पे की है। डिग्री की फीस मैंने, हम गरीब खातून, मतलब हम एक गरीब फैमिली से थे और माँ बाप ने कहीं कहीं से ऐसे मेरे ख्वाब थे लेकिन अभी तक कोई जॉब नहीं मिल सकी। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रही थी। सख्त गर्मी हो या सर्दी, दरबदर की ठोकरें खाते खाना बदोश अपनी जिंदगी खुले आसमान तले गुजारने पर मजबूर हैं। इसी पर बात करेंगे चौधरी उमर फारूक से। उमर फारूक, बताइएगा इन्हें किन किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चौक सरवर शहीद में। अगर खाना बदोशों की बात की जाए तो ये झुग्गियों में अपना गुजारा कैसे करते हैं। एक छोटी सी झुग्गी जिसमें पूरा घर जो है आबाद है, जिसमें तकरीबन 6-6, 7-7 इनके बच्चे हैं, और इनको हुकूमत की तरफ से कोई भी फंड और कोई भी हुकूमती पैकेज का ऐलान इनकी तरफ से नहीं किया गया। मेरे साथ कुछ खाना बदोश मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी, आप बताइएगा कि एक छोटी सी झुग्गी में आप कैसे जिंदगी बसर करते हैं? ना ही यहाँ पर कोई आपको हुकूमत की तरफ से पैकेज दिया गया, ना ही कोई पानी का इंतजाम है, ना गर्मी और सर्दी में आप खुले आसमान के तले पड़े रहते हैं। जी, ये में बैठे हैं तो सामने गर्मी दे उत्ते बाल तले पैर आंदे, उत्ते सुत्ते पैर आंदे, ना ही सारे कोल कोई नलका है, ना ही कोई सब जमीनदार नेड़े बांध देंदा है। जिथे तंबू लेने सवेरे उठो दूसरा जड़ा बाद उठो बई जगह चले, सारा ये हालात है। ना ही कोई साकू इमदाद की तरफ से कोई पैकेज वगैरह का ऐलान किया गया? कोई किया गया नहीं। सर्वे जो हुकूमत की तरफ से किए गए एहसास प्रोग्राम की जानब से कोई नहीं आया साढ़े को, ना ही कोई। खासी परेशानी का सामना है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। अच्छा जकी, आपको स्विमिंग आती है? नहीं महरीन, मुझे तो वैसे ही पानी से बहुत खौफ आता है। ओहो, तो फिर आपको एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी बच्ची से मिलवाते हैं। मुल्तान की छोटी सी जरलीन तनवीर की उम्र आज 1 साल की हुई है और वो खूब मजे से तैराकी करती है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं यासिर मजीद से। जी यासिर, बताइएगा नन्ही जो जरलीन है वो किस तरह से तैराकी करती है और वालिदैन की क्या तासुरात है? जी, मुल्तान में आजकल शदीद गर्मी है और ऐसे में बड़ों के साथ साथ बच्चे भी हैं, वो इस गर्मी से परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन मुल्तान की नन्ही मुन्नी जरलीन तनवीर से आज आपको मिलवाते हैं, जो इस गर्मी का तोड़ उसने निकाल लिया है और अपने वालिद जो एसपी गुलगश्त हैं डॉक्टर रज़ा तनवीर, उनके साथ रोजाना स्विमिंग पूल पर आती हैं और यहाँ पर ठंडे ठंडे पानी का मजा भी लेती हैं। एसपी गुलगश्त डॉक्टर रज़ा तनवीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से बात करते हैं कि छोटी बच्ची है, स्विमिंग सीख रही है, जब तालाब नहीं मिलता, पूल नहीं होता तो उस टाइम क्या कहती है? रोती है, क्या करती है? कि जब वो नहीं होता तो उससे बहुत तंग करते हैं कि जी मुझे आज लेकर क्यों नहीं गए। और फिर मेरे ऑफिशियल टाइमिंग भी ऐसे है कि जैसे मुझे मेरी जॉब नेचर ऐसे है कि मैं रोज़ाना की बुनियाद पे वो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं वो ज़रूर जो है पर जब भी टाइम मिलता है उसको लेकर आता हूँ। अगर किसी मिस हो जाए तो इससे पर बीड़ा बजाया होता है, अपनी माँ को बहुत तंग करते हैं कि आज मुझे क्यों नहीं लेकर जा रहे, और ये अपने जो है वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम को पकड़ के इशारे कर रही होती है कि जी मुझे आज लेकर जाएँ ज़रूर। डॉक्टर साहब, आज जरलीन की सालगिरह भी है, तो उस हवाले से बताइएगा, खसूसी तौर पर आज लेकर आए हैं। बस अल्हम्दुलिल्लाह साल पूरा हो गया, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। बेटियां वैसी बहुत बड़ी नेमत होती हैं, तो आज इसकी स्विमिंग के अलावा इसकी बर्थडे मनाई है इसकी हमने अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसको साथ में स्विमिंग की इसका कुछ चस्का इसको पूरा लगा हुआ है, तो वैसे वहाँ पे भी बींडा बजाया कि मैं स्विमिंग ज़रूर करनी है, तो इसलिए फिर आई हैव टू ब्रॉट, मैं इसको लेकर आया हूँ यहाँ पे। इसलिए कितने दिनों से स्विमिंग के लिए आप? सही यासिर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।